चलिए, तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11th के सिलेबस में, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नीट और आपके अदर एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ प्रिसाइज टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, और जितनी भी चीज़ मैं कवर कराऊंगा तो उससे आप इस तरह से पढ़ना है कि आप सारे कंसेप्ट को समझ के चलें, एंड फिर जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट करवाएं। ठीक है, आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में और इन नीट में। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमको तैयारी करना है नीट देने के लिए। ठीक है, और 11th में भी क्वेश्चन जब भी आएगा, जो भी बोर्ड एग्जाम जो भी क्वेश्चंस है, तो इस बेसिस पे आपको पढ़ना है कि हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। तो जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, ये चैप्टर 1 हो गया बायोलॉजी के सिलेबस का। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हमको क्या देखना है, बहुत सी सिंपल बातें हैं इसमें जो हम लोग को समझ के चलनी है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ क्या है भाई? लाइफ एक प्रॉपर्टी है जो कि सेपरेट कर रहा है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। क्या है? अ प्रॉपर्टी दैट सेपरेट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक बाउंड्री लाइन है जो सेपरेट कर देता है एक लिविंग को एक नॉन लिविंग से। आई बात समझ में? एक लिविंग को एक नॉन लिविंग से सेपरेट कर देता है। अब सेपरेट कैसे कर रहा है? तो सेपरेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक, एक डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे सेपरेट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक आम इंसान की बात करें तो वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से अनजान है, वो उसने कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे अब बताएगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो वो देख के ही बता सकता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर थिंग एक लिविंग है और ये वाला नॉन लिविंग है। वो डिस्टिंक्ट कर सकता है, उसमें अंतर वो बता सकता है आसानी से। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं वायरसेस की। जब हम बात करते हैं वायरसेस की, जो वायरस होते हैं वो ना तो लिविंग में है, नॉन लिविंग, और ना ही लिविंग में है, ना प्लांट में आ रहे हैं और ना ही एनिमल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके जब हम लोग बात करते हैं तो इनके डिस्टिंक्शन में हमको काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन दैट केस क्या बोलता है? इट इज बेटर टू रिकॉग्नाइज लाइफ बाय अ फ्यू यूनिफाइड एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ बेसिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लाइफ को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं वो है इंडिविजुअलिटी। क्या है? इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब एक अलग अलग होना। हर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स लाइक द काउज और द बफेलोज, उनसे हम लोग अलग हैं। ठीक है, तो क्या है भाई? इंडिविजुअलिटी है अमंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। एक अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक इज डिफरेंट फ्रॉम लिजर्ड, लिजर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मंकी। तो ये क्या है? एक इंडिविजुअलिटी चल रहा है। ठीक, और एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग तोड़ के या किसी ऐसा समझ सकते हैं कि भाई वो जो ऑर्गेनिज्म है किसी चीज से बना हुआ नहीं है, मतलब वो ऐसा चीज है कि जो हम लोग अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट पार्ट में अलग नहीं कर सकते, वो पूरा पूरी एक है, तो वो इंडिविजुअलिटी कहलाता है ना। दूसरी बात क्या है? डेफिनेट शेप एंड साइज। हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप और उसका डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यानी बैक्टीरियाज की, तो बैक्टीरियाज बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्लू व्हेल की, तो वो क्या है? काफी बड़ी ऑर्गेनिज्म है, काफी बड़ी है। ठीक है, तो यहां क्या है भाई? हर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप होता है और हर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट साइज हो रहा है। आई बात समझ में?
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस बेसिस पे या किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। कहने का मतलब है कि लिविंग बीइंग्स हैव एन इंटरनल हायरार्की ऑफ पार्ट्स वेयर स्मॉलर पार्ट्स कोऑपरेट फ्रॉम लार्जर वंस, द लार्जर वंस कोऑपरेट टू द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, तो कह क्या रहा है भाई कि जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, और सेल्स किससे बने हैं, तो सेल्स बने हुए हैं ऑर्गेनेल से। कौन से, सेल ऑर्गेनेल से। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल से मिलके सेल बना हुआ है। ठीक, सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है। टिश्यू से मिलकर बना हुआ है हमारा ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली अगर बात करें ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है क्या, ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है भाई, सेल ऑर्गेनेल से मिलके बनता है सेल, सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस मतलब एक जैसा इन्वायरमेंट मेंटेन करके चलना। ठीक है, एक जैसा इन्वायरमेंट मेंटेन करके चलना, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो होम्योस्टैटिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस सिमिलर इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट द चेंज ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जितना भी चेंज हो, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट एक जैसा रहता है बॉडी का, तो दैट इज द होम्योस्टैटिस। उसको क्या कहेंगे, होम्योस्टैटिस। बात करें अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स में होम्योस्टैटिस कहां देखते, कैसे देख रहे हैं भाई, तो मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर, हमारे बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस। कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम उस ह्यूमन बीइंग में एक थर्मामीटर लगा के मापें तो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, तो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कर रही है, वो एक कंटिन्यूअस इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके चल रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैटिस। इसको हम लोग होम्योस्टैटिस कहते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यूअस इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे हैं डिस्पाइट द चेंज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तब भी देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, बात करते हैं लिजर्ड की। अगर हम लिजर्ड की बात करें, साइंटिफिक नेम हेमिडक्टाइलस। ठीक है, तो जो लिजर्ड है, जो हम लोग घर में देख रहे हैं, कॉमन हाउस लिजर्ड जो देखते हैं, ये देखते हैं ठंड के समय में हाइबरनेट कर जाती हैं, ठंड के समय में लॉन्ग विंटर स्लीप में चली जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। जिसको क्या कहा गया है, हाइबरनेशन कहा गया है। और हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग विंटर स्लीप, है ना। लॉन्ग विंटर स्लीप, विंटर के समय पे वो चले जाते हैं लॉन्ग स्लीप पे, अपने बॉडी के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको रेस्ट पे करके, मतलब उसको अरेस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो वो चीज तो अलग कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हाइबरनेशन क्या है भाई, एक प्रोसेस है जो कि दर्शाता है कि भाई लिजर्ड में होम्योस्टैटिस नहीं है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाती है। जब नहीं मेंटेन कर पाती है, इसीलिए वो ठंड से बचने के लिए क्या करती है, लॉन्ग विंटर स्लीप में चली जाती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर। डिफरेंट सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके मौजूद हैं, सेल्स में आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, द कमांड सेंटर। उसके बाद क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, एंड डिफरेंट सो ऑन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपके सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से हम क्या समझते हैं? जेनेटिक मटेरियल से समझ रहे हैं हमारा डीएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रेजेंट रहता है हर ऑर्गेनिजम्स में, रहता है कि नहीं? ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक वायरस हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वेल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, सब में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता ही रहता है। भले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डिफर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें भी हम जानते हैं कि भाई जो हमारा डीएनए है उससे किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस आरएनए से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इस तरीके से ये है प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और डीएनए से डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, और इस सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशंस। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशंस है। वेरिएशंस आ रहा है, क्या है भाई वेरिएशन? सिंपल टर्म में समझते हैं। हमारा जो डीएनए है, ये हमारा डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। इन जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज हो जाना, इन जेनेटिक मटेरियल में किसी एक समय या किसी एक पॉइंट पे चेंज हो जाना, या इनका डिलीशन हो जाना, या एक्स्ट्रा एडिशन हो जाना, क्या करता है? चेंज कर देता है आपके पूरे डीएनए सेगमेंट्स को, जीन को। ठीक है, तो क्या होगा? वो क्या करता है कि भाई जो प्रोटीन मान लो जो कोड हो रहा है, जो अभी हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बनता है, और इसी आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो जो चेंज होता है वो फाइनली आपके प्रोटीन में भी दिखने लगेगा, वो आपके प्रोटीन में भी दिखने लगेगा। तो हो सकता है कि प्रोटीन कुछ बन रहा हो और चेंज होने के बाद कुछ और बनने लगे। चेंज होने के बाद क्या बनने लगे? कुछ और बनने लगे। तो उससे क्या हो रहा है भाई? उससे क्या होगा कि वेरिएशन जनरेट होगा। वेरिएशन मतलब अलग अलग होना, भिन्न हो जाना। ठीक है, एक दूसरे से। तो दैट इज द वेरिएशंस। आई बात समझ में? जैसे मान लेते हैं कि एक हाउस फ्लाई है, ठीक है, और इसका विंग का कलर यहां पर येलो है। ठीक, यहां पर क्या है? इसके विंग का कलर येलो है। सिंपल से हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं इसके जीन में, इसके डीएनए में चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, यानी कि चेंज हो गया आपके डीएनए सेगमेंट्स में इसकी, और कुछ एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, या कुछ एक न्यूक्लियोटाइड निकल के बाहर चला गया, डिलीट हो गया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भाई पूरा जो जीन सेगमेंट है वो अलग हो गया। अब यहां पर ये येलो कलर का प्रोटीन बनना बंद हो गया, इसके जगह पर कोई और प्रोटीन बनने लगा जो कि डिफरेंट कलर का है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। इसको क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, अलग हो जाना, नॉर्मल से अलग हो जाना। पहले ये येलो था, वेरिएशन यानी कि इस डीएनए सेगमेंट, इसके डीएनए सेगमेंट में कुछ चेंज हुआ जिसके कारण इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ गया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अडैप्टेशन। अडैप्टेशन या अडैप्शन मतलब क्या हो गया भाई कि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडैप्ट कर रहे हैं, अपने जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसको कैसे अडैप्ट कर रहे हैं अपने लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दें, पोलर बेयर जो होते हैं,
पोलर बेयर जो होते हैं उनमें क्या रहता है, उनमें थिक लेयर ऑफ फैट जमा रहता है। क्या होता है, उनके बॉडी में थिक लेयर ऑफ फैट जमा होता है, जिसको हम लोग ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लबर, ठीक है। हाँ, तो वही है ब्लबर, ठीक है। और क्या है, थिक लेयर है, और उसको उसमें क्या है कि भाई फैट स्टोर्ड है, एंड उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि भाई वो उसको ठंड से बचा सके, ठीक है। तो ठंड से बचाने के लिए अडेप्टेशन है, वो ठंड से बचाने के लिए अडेप्टेशन है ना। दूसरी बात क्या हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बताता है कि भाई एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है, ठीक है। द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, whereas on the other hand the living organisms can reproduce, ठीक है। तो होम्योस्टैटिस का मतलब क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बताते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, बैक्टीरियाज के केस में, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स, मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहने वाले बैक्टीरियाज, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहने वाले बैक्टीरियाज। जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हो गए, अगर उनको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रखें तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हेलोफाइल्स को अगर हम नॉर्मल कंडीशन से भी निकालकर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रखते हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, दे कैन सर्वाइव। तो क्या हो रहा है भाई, एक कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट मेंटेन करके चल रहे हैं अपने लिए, ठीक है। और एग्जांपल आप बताओ क्या हो सकता है होम्योस्टैटिस में। ह्यूमन बींग्स का तो एग्जांपल बहुत अच्छा है होम्योस्टैटिस के लिए। हाँ, तो वही एक एग्जांपल जो है कि एक सटीक एग्जांपल है और जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चीज, हाँ क्लोन्स, क्या चीज, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या है। देखिए क्लोन का कंसेप्ट तो यहाँ आपको देखना नहीं है, क्लोन तो बहुत डिफरेंट चीज है। किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका हम डिटो 2 कॉपी यहाँ अगर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बन रहा है विद द सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहेंगे। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम हो गया, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, ठीक है। तो जो फिनोटाइप हो गया वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हो गया, एंड जीनोटाइप हो गया भाई जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर दोनों सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट सिमिलर टू कॉपी बना हुआ है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, तो वो है क्लोन। तो क्लोन से यहां पर आपका कोई वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें क्या शो होता है, ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के बाद या जन्म से पहले ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ग्रोथ कंटिन्यू होती है जब तक आदमी डेथ ना हो जाए, या जब तक किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ ना हो जाए। अब ग्रोथ में बोलेंगे भाई कि एक सेल डैमेज हो गया तो उसकी जगह पर न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ सेल हो गया, ठीक है, सेल का साइज बढ़ता है, ठीक। एंड फाइनली क्या है, फाइनली द ऑर्गेनिज्म अप्रोच सेनेसेंस या डेथ, ठीक है। वो किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेनेसेंस या डेथ की तरफ। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक बाउंड्री लाइन जो क्रिएट कर दे रहा है, जो बता रहा है कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होगा और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग है, भिन्न होना, ठीक है। जितनी भी अलग जो भिन्नताएं हैं उसको हम लोग डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है। लिविंग वर्ल्ड क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आप प्लांट्स के केस में देखो, एनिमल्स के केस में देखो, और आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में देखो, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब कह सकते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज भी काफी
ब्रॉड डोमेन हो गया, ठीक है। प्लांट्स भी बहुत तरह के प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स भी बहुत है, तो इनमें क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्या है, डाइवर्सिटी। एक तरह के प्लांट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या ह्यूमन बींग्स में भी आप देखोगे कि ह्यूमन बींग्स में भी सब एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग है। प्लांट्स में अलग अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग है, कुछ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रह रहे हैं, कुछ नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं, कुछ एरोबिक हैं तो कुछ एन एरोबिक हैं, ठीक है। तो क्या है, इनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्थ हैज 1.8 मिलियन नोन ऑर्गेनिजम्स। कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, याद रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन नोन ऑर्गेनिज्म, और जो अननोन है उनकी गिनती अभी भी नहीं है, ठीक है। देयर आर अ ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वी स्टिल डोंट नो, जिनके बारे में हमको अभी भी पता नहीं है, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनकी खोज होनी बाकी है, जिनकी खोज होनी क्या है, बाकी है। तो डाइवर्सिटी के केस में सबसे पहला जो चीज हम लोगों को पढ़ना है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इनको नाम दिया गया है, इनको क्या किया गया है, इनको नाम दिया गया है, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे कि मार्केट में गए, हमने कहा टमाटर दे दो, तो उसने हमें टमाटर दे दिया। क्या हम अमेरिका में जाएंगे और बोलेंगे हमारा टमाटर दे दो, तो वो टमाटर देगा? उसे समझ में नहीं आएगा, उसे क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो भाई क्या किया जाए ऐसा कि भाई यहां पर भी वही उसका मीनिंग हो और वहां पर भी उसका मीनिंग वही। तो क्या किया गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को नेम दे दिया गया है, जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, है ना, या नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। उनका नाम देने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक। तो उसी में है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसका मतलब क्या है, तो बाइनोमियल, बाई मतलब हो गया टू, बाइनोमियल मतलब हो गया टू, यानी कि दो नाम के नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर किसने दिया था? हर बार नीट के एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन, या कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है नीट में जो पूछा जाता है, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले कौन थे? तो थे साइंटिस्ट कार्लोस लिनियस। उन्होंने 1751 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया था, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके रूल्स कैसे होते हैं और उनमें हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को इसका एडवांटेज देखना होगा। इसका क्या देखना होगा? एडवांटेज देखना होगा। तो द नेम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम्स होते हैं वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मतलब इंडिया में भी वही नाम से जाने जाएंगे तो अमेरिका में भी वही नाम से जाने जाएंगे, या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाएं तो वो नाम वही चलेगा जो कि आप किसी एक रीजन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि हर चीज का उसके लोकल एरिया में नाम डिफरेंट होता है। हर चीज का उसके लोकल एरिया में नाम डिफरेंट होता है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द सेम थिंग विथ अ कॉमन नेम, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसमें इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन गिवन अ सिंगल डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम से ही हमको समझ में आ रहा है दो नाम का नोमेनक्लेचर है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है? हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया गया है सिंगल डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। स्पेसिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। इसका भी एक नियम है, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों मिला के नहीं, एक एक स्पीसीज और जेनेटिक जो है, ठीक है। तो 3 और 12 ये है आपका। नेक्स्ट है द नेम्स आर नॉट क्यूम्बरसम, ठीक है, सब अलग अलग है, एक दूसरे में गुथ नहीं जाते, ठीक है। एंड दे इंडिकेट रिलेशनशिप विथ अदर स्पीसीज प्रेजेंट इन द जीनस। इस तरीके से नाम दिया गया है कि हर नोमेनक्लेचर वाले ऑर्गेनिज्म अपने सेम जीनस वाले ऑर्गेनिज्म से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं मैंगो, सिंपल, ठीक है, मैंगो। तो हम लोगों ने लिखा मैनगी फेरा
इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका क्या है? साइंटिफिक नेम हो गया, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया मैंगो का, ठीक है। और यहां पर क्या देख रहे हैं भाई कि दे इंडिकेट रिलेशनशिप विथ अदर स्पीशीज प्रेजेंट इन द सेम जीनस। तो ये वाला जो आप नाम लिखते हैं ये हो गया आपका जीनस, और ये क्या बताता है? स्पीशीज। ये क्या बता रहा है? स्पीशीज बता रहा है, ठीक है। अब मैंगीफेरा जीनस के अंदर बहुत सारे तरह के आम हैं। आम भी होते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, कलमी आम है, तो बहुत डिफरेंट तरह के आम हैं। सब क्या है? सब मैंगीफेरा जीनस को बिलोंग करते हैं, लेकिन हर की स्पीशीज अलग अलग होगी। लेकिन फिर भी हम लोग जहां पर भी मैंगीफेरा देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि दीज ऑल आर रिलेटेड। सब क्या है? सब रिलेटेड हैं एंड दे कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ अदर स्पीशीज प्रेजेंट इन द जीनस, ठीक है। नेक्स्ट, एन इनकरेक्ट नेम कैन बी इजिली करेक्टेड। इसमें बहुत आसानी से एक इनकरेक्ट नाम को हम लोग इजिली करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक फॉर्म में है। जब हम लोग नाम देते हैं तो मान लो कि किसी को डिफरेंट अलग हो गया, या जीनस नाम में कोई किसी तरह का मिस्टेक हो गया, या अलग हमने अलग जीनस में प्लेस कर दिया, या अलग स्पीशीज बना दी, तो उसको हम लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर अगर वो मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक को हम लोग कहीं और जाके भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रूल्स रेगुलेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म कर ले? नोमेनक्लेचर में किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो जैसे कि होमो सेपियंस, ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हमने एग्जाम्पल ले लिया, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमारा। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दो नाम है, एक ये और एक ये, ठीक है। पहला नाम जो बताता है वो क्या बताता है कि आप किस जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस जीनस से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा नाम आपको क्या बताएगा? दूसरा नाम बताएगा कि आप किस स्पीशीज के हैं, आपकी स्पीशीज क्या है, ठीक है। अब इनका रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा है, छोटा छोटा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ के रखना है। क्या क्या है? जो जीनस का नाम होता है उस नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है हमेशा, उस नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जो स्पीशीज होता है उस नाम का पहला लेटर स्मॉल रहेगा। बाकी हम लोग सब स्मॉल लिख रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ जीनस, जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, इंक्लूडिंग दी स्पीशीज का पहला वाला लेटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने होमो सेपियंस लिखा, होमो सेपियंस में आप देखिएगा कि जो जीनस है और जो स्पीशीज है उन दोनों के बीच में गैप है, एक स्पेस है, सेपरेटेड होना चाहिए। और जब हम लोग डिजिटली इनको लिखते हैं तो आप देखिएगा कि ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ये क्या होते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। लेकिन ये जो स्लैंटिंग वाले लेटर्स होते हैं उनमें लिखे जाते हैं, ठीक है, इटैलिक्स। लेकिन जब हम लोग इनको हैंड रिटन करते हैं, जब इनको हाथ से लिखते हैं, तो इन दैट केस इटैलिक्स लिखना अलग हो जाएगा। मतलब इटैलिक्स में मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग है वो नहीं लिख पा रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? तो उसको हल करने के लिए क्या किया गया है? आप जैसा भी लिखते हो मतलब नहीं है, आपको क्या करना है? आपको जीनस और स्पीशीज के नेम के अंदर अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इनको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ये अंडरलाइन कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस अगर लिख दीजिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको यहां पर अलग करना है इनको। आई बात समझ? तो ये नियम होगा आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्लोस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने कार्लोस लीनियस ने
अपनी 2 किताबें लिखी थी, स्पीशीज प्लांटरम एंड सिस्टेमा नेचुरा, स्पीशीज प्लांटरम एंड सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। और इन्होंने इसी में बताया था कि भाई किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे चीजों को रिफॉर्म किया गया, बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया एंड धीरे धीरे समय के साथ अडॉप्ट किया गया है। रूल्स वेर रिवाइज्ड किया गया, रूल्स को कहां से रिवाइज किया गया? इन स्पीशीज प्लांटरम एंड सिस्टेमा नेचुरा किताबों से, ठीक है। एंड द रूल्स वेर रिवाइज्ड थ्रू ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद ICZN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वायरल नोमेनक्लेचर एंड लास्ट है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स के लिए। आई बात समझ में? तो इतना सारा आपके जो किताब है NCERT, उसमें ICBN एंड ICZN का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, आपके पहले चैप्टर में। यहां से क्वेश्चंस आता है। हाँ, रेफरेंसेस जो है स्पीशीज प्लांटरम एंड सिस्टेमा नेचुरा, ये दिया नहीं हुआ है, लेकिन इससे से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। AIPMT बहुत पहले था, आज से 5-6 साल पहले, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसको याद करके रखना होगा। आई बात समझ में? आपको तो नोट्स यहां से बना लेना था, ठीक है। जैसे मैं नोट्स लिखवा देता हूं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उतना आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे से समझ के चलते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है भाई? द साइंस ऑफ थ्रू विच द साइंस ऑफ डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान करना। क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर यानी कि उसको हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में उनको बांट रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये किसके अंदर पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर। किसके अंदर पढ़ा जा रहा है? टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी क्या है भाई? एक साइंस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? जो साइंस जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन से, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? ये जो टर्म था टैक्सोनॉमी, उसको कॉइन किया था किन्होंने? कैंडोले ने। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको लिख के रखना है कैंडोले, ठीक है। एंड कार्लोस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके भी फादर यही हैं, और टैक्सोनॉमी के फादर भी कार्लोस लिनियस ही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉमन है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है, तो आपको समझ के चलना अभी से कि दोनों के फादर सेम है। क्या चीज? उन्होंने ये नाम दिया है टैक्सोनॉमी। हाँ, ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है कैंडोले, इन्होंने कॉइन किया है। कॉइन करना मतलब होता है कि भाई इस नाम को दे देना, बता देना कि इस चीज को हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। अब तो जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी स्टडीज किस पे बेस्ड है? कैसे हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं? तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन नंबर 1 कंपैरेटिवली मॉर्फोलॉजी।
यानी कि कंपेयर कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, यानी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, है ना। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, बाहर से कैसा दिख रहा है एक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है उनके वर्किंग्स को देखते हैं। एंड लास्ट जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, यानी बाहर से कैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया कंपैरेटिवली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस में कंपैरेटिव स्टडीज करके हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स। प्रोटीन्स के अंदर आएंगे एंजाइम्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं, डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी डिफरेंट हो सकता है। अब बोलेंगे सर कि ग्लूकोज तो सब में सेम रहेगा, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज सब में सेम है, ठीक है, स्टार्च भी सेम है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, किसी दूसरे में नहीं पाए जाते। जैसे कि सेल्यूलोज, जैसे कि सेल्यूलोज, प्लांट्स में सेल्यूलोज पाया जाता है लेकिन एनिमल्स में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में। तो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स, इनके कंपैरेटिव स्टडीज से भी टैक्सोनॉमिक स्टडीज की जाती है ना। प्रोटीन्स में आता है एंजाइम्स, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है भाई, एंजाइम्स है बायोकैटालिस्ट। एक वर्ड, एंजाइम्स क्या है, बायोकैटालिस्ट, जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जो रिएक्शंस चल रहे हैं उनको क्या कराता है, प्रोसीड कराता है, हेल्प कराता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। बहुत ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एंड बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है भाई, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फेस होता है, ठीक है। जब वो जन्म लेता है, ग्रोथ होता है, एंड फाइनली सेनेसेंस फेस में आकर उसका डेथ हो जाता है। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, जिनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब इन मेटाबोलाइट को मोर स्पेसिफिकली कैसे समझेंगे हम, तो हम समझते हैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर, एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरियाज, ठीक है। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जिसको कहा जाता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरियाज की। किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया मान लेते हैं, हमने बैक्टीरिया प्लेस किया और वो ग्रोथ करना स्टार्ट करा। वो क्या करेगा, उसको डिवीजन जो टाइम है वो ज़्यादा होता है, तो फटाफट वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इनिशियली क्या करता है, उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है टाइम के साथ, और फिर जाके ऐसे हो जाता है। ये हो गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, है ना। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ये हो गया आपका टाइम पीरियड,
और ये हो गया नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को समझने के लिए ही हम इतना चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे जो जिंदा हैं जो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, उनको वाइबल कहा गया है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है भाई? जो बैक्टीरिया है उसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया इनिशियल फेज में कुछ टाइम के लिए, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। आप इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, जैसे टाइम बढ़ रहा है लेकिन बैक्टीरिया का नंबर कांस्टेंट है या बहुत धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि टाइम तो बहुत धीरे बढ़ता है लेकिन बैक्टीरियल नंबर तेजी से बढ़ने लगता है। क्या होता है? बैक्टीरिया का नंबर जो है तेजी से बढ़ने लगता है ना। कम समय में ही बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नंबर पे पहुंच जाता है, ठीक। एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। वो जो डिवीजन है, सेल डिवीजन जो हो रहा है, बैक्टीरियल डिवीजन, वो क्या हो रहा है? रुक जाता है। एंड नंबर जो कांस्टेंट नंबर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? टाइम तो बढ़ रहा है इस फेज में लेकिन नंबर जो है वो कांस्टेंट है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। एंड कुछ समय बाद क्या होता है? उनका डेथ फेज आ जाता है, तो टाइम बढ़ेगा तो डेथ हो जाएगा, है ना। अब बोलेंगे सर इसको पढ़ा के आप ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे पढ़ाइए? तो देखो इसको क्यों पढ़ा है, इसके ये जो ग्रोथ फेज जो कर्व है इसके डिफरेंट फेजेस हैं, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। तो सबसे पहला जो फेज है इस फेज को हम लोग कहते हैं लैग फेज। क्या कहेंगे? इसको हम लोग लैग फेज कहते हैं। इट्स फॉर बैक्टीरिया। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लोग बैक्टीरिया के केस में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया का स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं, नॉट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अब आप देख रहे हैं कि भाई जो बैक्टीरियल ग्रोथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका लैग फेज, ठीक है। उसके बाद जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है जिस फेज में, उसको हम लोग बोलते हैं लॉग फेज। उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, लैग फेज, लॉग फेज। एंड ये वाला पार्ट स्टेशनरी फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेशनरी फेज, जिसमें ग्रोथ रुकी हुई है, जो जिसमें डिवीजन, सेल डिवीजन रुकी हुई है, ठीक है। एंड इसके बाद ये फाइनल क्या होता है? डेथ फेज। इसके बाद क्या देख रहे हैं? इसके बाद डेथ फेज है। तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है इसमें ये वाला फेज जो है, ये वाला फेज जो आपका स्टेशनरी फेज है, इसमें बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। एंड उनको हम क्या कहते हैं? यहां पर इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि इस स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस किए गए वेरियस केमिकल्स या वेरियस एंजाइम्स बाय द बैक्टीरियाज आर नोन एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब बोलेंगे सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल दीजिए, क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर द वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या है? एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे भी हम लोग स्टडी करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो सबका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग होता है। हम जानते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और वही अगर बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। तो उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग है, बैक्टीरिया के केस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं? इस बेसिस पे भी हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडीज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज का भी अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है डेवलपमेंट।
किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उनका, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है या इनडायरेक्ट डेवलपमेट हो रहा है, लार्वल स्टेज में हो रहा है या बिना लार्वल स्टेज के हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इनसाइड एग या जिसमें बर्थ जन्म देकर हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि आपको डेवलपमेंट में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं उनके बेसिस पे भी हम लोग टैक्सोनॉमिकली डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन में मदद कर रहा है। ये सब क्या है, ये हमारे क्लासिफिकेशन में मदद कर रहा है, ठीक है। तो किसी तरह से भी क्लासिफाई करना है हमको, तो हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं क्लासिफाई करने के लिए, एंड देयर आर मेनी मोर्स, ठीक है। तो फॉसिल्स जो हो गया वो है भी कोई जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग हो गए और जो दब गए हैं, तो उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले 500 साल पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, और उनको अभी के ऑर्गेनिज्म से मिलाकर देखते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज हमारे सामने आती हैं, तो उससे हम क्या बता सकते हैं कि भाई ये हाँ ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है, ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि मान लो जो ये एक फॉसिल निकल के आया और ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलेंगे कि इसके और इसमें सिमिलैरिटीज बहुत सारे मिले, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज मिले फॉसिल को स्टडी करके, तो हम क्या बोलेंगे ये रिलेटेड है और ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं आपके टैक्सोनॉमी को, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है, इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है सेरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप एंड देयर आर मेनी मोर दैट वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं।